कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज दैनिक जीवन में रसायन पढ़ाने जा रहा हूं। मैं इस पाठ में क्या क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती है रासायनिक चीजें, वो हम लेने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जल। जल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2O। ये सूत्र है जल का। और जल आपको पता है पृथ्वी पे जो है 3/4 भाग लगभग है। पृथ्वी पे जो 3/4 भाग जल है हमारे पास। और जो कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है, नदी में मिलता है, झीलों में फैला हुआ रहता है और पृथ्वी तल के नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। सभी जीवधारी प्राणियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। हर एक के लिए जितना आवश्यक है उतनी ही ऑक्सीजन भी आवश्यक है मनुष्य के लिए। मनुष्य के शरीर में लगभग, ये ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में लगभग 70% जल होता है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? ठोस होता है, ठोस के रूप में बर्फ, फिर इसके बाद द्रव होता है, जल है, और गैस के रूप में जल वाष्प होता है। इस रूप में उपस्थित रहता है। प्रायः किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व, ध्यान रखना, जनरली जो है ठोस अवस्था में किसी का भी घनत्व अधिक होता है, लेकिन बर्फ एक ऐसा होता है जिसका घनत्व कम होता है अपेक्षाकृत। किसकी? जल की अपेक्षा। तो क्या होता है? बर्फ का घनत्व जो है वो 0.9 ग्राम प्रति ml होता है, जबकि जल का घनत्व 4 डिग्री सी पे सबसे अधिक 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो ये आपको याद रखना है। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना चाहिए। बर्फ का घनत्व जो है वो जल की तुलना में कम होना जो है वो जलीय जीवन के लिए वरदान है। जो जल के अंदर रहते हैं जलचर, उनके लिए ये बहुत ज्यादा वरदान साबित होता है। क्यों होता है? पृथ्वी के जो शीत क्षेत्रों में नदी एवं झीलों की सतह पर बर्फ जम जाती है तो नीचे जल रहता है। बर्फ चूंकि उष्मा की कुचालक होती है, इसी कारण नीचे का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है और जल सर्वाधिक पदार्थों को घोल लेता है। चूंकि सब चीजें अधिकतर इसमें घुल जाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। लगभग हर चीज इसके अंदर घुल जाती है। अब जो है जल में कुछ कठोरताएं होती हैं। कठोरता किस कारण होते हैं? पहले तो ये देखिए कठोर जल और मृदु जल होते क्या है। कठोर जल वो होते हैं जो साबुन के साथ कम झाग देते हैं, और जो साबुन के साथ अधिक झाग देते हैं उन्हें हम मृदु जल कहते हैं। तो जल में उपस्थित लवणों और साबुन के झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। मृदु अथवा कठोर दो प्रकार के जल बताए जाते हैं। सबसे पहले मृदु जल या सॉफ्ट वाटर। साबुन में जल्दी से जो झाग देने वाला होता है जल, उसे मृदु जल कहते हैं। ध्यान रखना, जो जल्दी से झाग बनाता है साबुन के साथ जल, उसे कहते हैं मृदु जल। वर्षा का जल और आसू जल जो है आदि मृदु जल है, बहुत आसानी से झाग बनाते हैं। लेकिन कठोर जल में इसका ठीक उल्टा होता है। साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाले जल को हम कठोर जल कहते हैं। ऐसे जल के साथ फटकर थक्का या अवक्षेप प्राप्त होता है। इसमें सफेद रंग के थक्के से जम जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब थोड़ा सा इन कठोरताओं के बारे में भी जानना चाहते हैं। कठोरताएं होती क्या है वास्तव में? ये दो प्रकार की हैं, एक तो अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। तो देखते हैं हम जल की कठोरता। जल कठोर है क्यों? इसका कारण क्या है? हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है? जल के अंदर जो होते हैं कैल्शियम होता है और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं। इन सभी लवणों की उपस्थिति के कारण जल में कठोरता होती है। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले होते हैं मृदु होते हैं। ध्यान रखना, सोडियम के लवण जिसमें घुले होते हैं वो मृदु होते हैं। और साबुन उच्च वसीय अम्लों का, फैटी एसिड का क्या है? सोडियम लवण होता है, जैसे सोडियम स्टेरेट या सोडियम पाल्मिटेट भी होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है? ये अवक्षेप बना लेता है। ध्यान रखना, अवक्षेप बनाता है जो फटा हुआ दिखता है, जिसे दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है C17H35 COONA और ये प्लस M2। M2 का मतलब हो गया कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, जिसके ऊपर 2 आवेश होते हैं। अब ये बनता क्या है? C17H35 COO का होल ट्वाइस और M, यहाँ पे Ca हो सकता है या Mg हो सकता है, और 2 सोडियम निकल जाता है। यही अवक्षेप होता है। इसी के कारण कठोरता ज्यादा प्रभाव डालती है। अब जब तक जल लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते तब तक साबुन के साथ झग नहीं बन पाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन क्या होता है? व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है और इसी कारण
कपड़े मलिन या डल हो जाते हैं, यानी गंदे रहते हैं हमारे। तो ये जो है कारण है इसका। तो ध्यान रखना बच्चों, इसमें सबसे पहली बात जो है मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, MgHCO3 का होल ट्वाइस। एक तो ये है मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट लेंगे तो MgSO4 हो गया। और क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड लेते हैं तो MgCl2 होता है। कैल्शियम के भी लेंगे तो कैल्शियम के भी ऐसे ही आएंगे, कैल्शियम में आ जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है सूत्र इसका, और कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 होता है। इन्हीं लवणों की उपस्थिति के कारण क्या होती है, कठोरता जल में उपस्थित होती है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। कठोरता के प्रकार देखते हैं तो दो प्रकार की है, एक अस्थायी कठोरता है और दूसरी स्थायी कठोरता है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 अस्थायी कठोरता और नंबर 2 होती है स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता मतलब नंबर 2 पे स्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता को हम आसानी से दूर भी कर लेते हैं, जैसे उबाल करके। अस्थायी कठोरता में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुले होने के कारण होती है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय कार्बोनेट में बदलकर अवक्षेपित हो जाते हैं और अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन पे सफेद रंग की पपड़ी जमा हो जाती है या अविलेय कार्बोनेट की होती है। देखते हैं क्या है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं इसको। जैसे उबालते हैं इसमें से जल का अणु निकल जाता है, ये जल का अणु निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और ये कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित हो जाता है। ध्यान रखना क्या होता है, ये अवक्षेपित हो जाता है, अवक्षेप बन जाता है जो पानी में नहीं घुलता है, अवक्षेपित हो जाता है। अवक्षेपित होने के कारण इसको हम छान के अलग कर लेते हैं। यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो जल को उबालने पर क्या होगा, ये समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। देखो क्या हो गया, ये मैग्नीशियम बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे MgCO3 का है, जैसे ये CaHCO3 है वैसे MgHCO3 लिया जाएगा और बिल्कुल यहाँ MgCO3 आ जाएगा और ये बाकी जो बच रहेगा। चलिए, अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर के भी दूर किया जाता है। जैसे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो गया और ये चूना पानी हो गया तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, ये अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा और मृदु जल हमारे प्राप्त हो जाता है। तो ये है हमारे पास अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्यों होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, इनके कारण CaHCO3 होल ट्वाइस, और दूसरा कारण है MgHCO3 इसका होल ट्वाइस। इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसको मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। इन दो के घुले होने के कारण अस्थायी कठोर जल होता है। चलिए देखते हैं जल की स्थायी कठोरता। तो जल की स्थायी कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट लवणों के घुले के कारण होती है। तो देखो कैल्शियम का सल्फेट होना चाहिए SO4, मैग्नीशियम का भी सल्फेट घुला होना चाहिए, कैल्शियम का क्लोराइड होना चाहिए, मैग्नीशियम का भी क्लोराइड होना चाहिए। तो कैल्शियम लिखा हुआ देखो, कठोरता स्थायी कठोरता क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड। तो कैल्शियम का क्लोराइड ये रहा, मैग्नीशियम का क्लोराइड ये रहा, और सल्फेट लवणों के घुले होने के कारण ये सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये कैल्शियम क्लोराइड और ये मैग्नीशियम क्लोराइड। तो नाम आपको आने चाहिए कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट है। और ये जो है ये कैल्शियम सल्फेट है। तो ये जब जल में उपस्थित होते हैं, यानी ये चारों लवण अगर जल में उपस्थित हैं तो जल जो होता है वो ज्यादा कठोर होता है, मतलब स्थायी कठोरता को दर्शाता है। ये कठोरता आसानी से दूर नहीं होती, इसे हम केवल उबाल करके चाहे दूर कर दें तो ये नहीं होगी। तो ध्यान रखना, उबालने से भी दूर नहीं होगी और चूने के पानी के द्वारा भी दूर नहीं हो पाती है, इसलिए जो है इसको अन्य विधियां अपनाई जाती है। तो आजकल एक आधुनिक विधि है, RO करके यूज करते हैं। देखो आपने
ये इस आरओ की सहायता से हम स्थायी और अस्थायी कठोरताएं दूर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें विधि जो है कुछ अलग लगाई जाती है। तो यहां देखते हैं क्या है, कठोर जल जिसमें अधिक मात्रा में लवण पाए जाते हैं या मृदुकरण आमतौर पर दो विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें एक विधि विपरीत परासरण है। इसको हम क्या कहते हैं, इस विधि को विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, आरओ। और इसमें जब दो विलयनों के बीच एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी जाती है, तब तनु विलयन से विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा बायो में भी ज्यादा पूछा जाता है और यहां तो पूछा ही जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग किया जा रहा है विलयनों को। और ध्यान रखना क्या होता है, तनु विलयन के विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। ध्यान रखना, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जाना शुरू कर देता है। लेकिन इसके विपरीत परासरण में उच्च दाब का प्रयोग किया जाता है। सांद्र विलयन कठोर जल से पानी के अणुओं को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जिससे झिल्ली के दूसरी ओर हमें शुद्ध जल प्राप्त हो सके। इस प्रकार अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग कर कठोर जल से लवण को पृथक करने की क्रिया होती है। हालांकि इसमें अधिकतर पानी जो है व्यर्थ चला जाता है। दूसरी विधि एक और है, इसमें हम रेंजिन उपयोग करते हैं। इसमें आयन विनिमय रेंजिन का उपयोग किया जाता है, जो मृदु कर देता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, सोडियम आयन युक्त रेंजिन पदार्थ का उपयोग किया जाता है तथा कठोर जल को छाना जाता है। जब कठोर जल रेंजिन से गुजरता है तो जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के आयनों का विनिमय हो जाता है, मतलब बदल जाते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन सोडियम आयनों के द्वारा बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से मुक्त होकर के मृदु जल प्राप्त हो जाता है। और इस क्रिया में सोडियम आयन जो होते हैं, इनकी कम मात्रा होने पर समय समय पर रेंजिन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की तरफ। अब जो है पीने योग्य जल क्या है, पोर्टेबल वाटर, जो हम लोग पीने के लिए काम में लेते हैं। तो पीने का स्वच्छ जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और रोगाणु युक्त होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे शरीर के लिए विलेय लवणों की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए इसमें, यानी इसके अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट है वो कम होने चाहिए। उपलब्ध जल को पीने योग्य बनाने के लिए परिशुद्ध यानी कि शुद्धिकरण यंत्रों में आवश्यकता अनुसार क्या डालते हैं, फिटकरी डाल देते हैं, विरंजक चूर्ण डाल देते हैं, लाल दवा डालते हैं। लाल दवा का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सूत्र होता है KMnO4। क्लोरीन मिलाकर के परावैंगनिक किरणों आदि से शोधन किया जाता है। ध्यान रखना, परावैंगनिक किरणों से भी शोधन करते हैं और क्लोरीन भी मिलाया जाता है इसके अंदर। प्रायोगिक कार्यों में क्या होता है, गाड़ियों की बैटरी एवं मेडिकल क्षेत्रों में आशुद्ध जल का, डिस्टिल वाटर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसके जिसे क्या है, साधारण जल का हम आशुवन करके प्राप्त करते हैं। इसको अपने विद्यालय में प्रयोगशाला के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करके आशुद्ध जल भी हम बना सकते हैं। अब देखते हैं जल के उपयोग क्या हैं। जल जो है वास्तव में क्या है, विलायक है और सार्वत्रिक विलायक होता है। ध्यान रखना कैसा है, सार्वत्रिक, सार्वत्रिक विलायक बोला जाता है इसको। क्यों है सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि इसमें अधिकांश चीजें घुल जाती हैं। कृषि में जल अति आवश्यक है, सिंचाई के काम आता है ये, सिंचाई में काम आता है। जल का उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है, मुख्यतः वस्त्र उद्योग में, पेपर उद्योग में, खनन आदि में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सफेद यानी कपड़े धोने में, सफाई करने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है, कपड़े इसकी सहायता से धुलते हैं। पानी की चूंकि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग भाप इंजन, बॉयलर में या कूलर आदि में इसका होता है उपयोग। तो ये इसके उपयोग है। उपयोग तो आप जानते हैं, जल अगर नहीं है तो जीवन भी नहीं है। जल में प्रदूषण की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो इससे जो है अवेयरनेस लाने के लिए यानी इससे जागरूक बनाने के लिए ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है कि आप इसके प्रति सजग रहें, क्या कुछ प्रदूषण इसमें बढ़ रहा है। तो जल के उपयोग जैसे कहाँ होते हैं, उद्योग धंधों में होता है, साफ सफाई में करते हैं। इन कारणों से कुछ अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण जल के गुणों में परिवर्तन हो जाता है और ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है, जिससे जल उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, ये पीने लायक नहीं बचता है। जल प्रदूषण के अन्य कारणों पर भी आप परिचित है, जैसे आपके क्षेत्र में प्रदूषित करने वाले कारकों में सूची बना लेते हैं।
जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण उत्तरदायित्व भी हमारा है। जल को प्रदूषित रोकने के लिए, बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ये उपयोग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के प्रति जागरूक किया जाता है सबको। नंबर 1 है औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल का उपचार करने हेतु उद्योगों में जल शुद्धि संयंत्र लगाना चाहिए। ये इस पे अनिवार्य कर देना चाहिए। अगर ये यंत्र लग जाता है, जल शुद्धि यंत्र अनिवार्य हो जाता है, तो औद्योगिकरण से जो पॉल्यूटेड जो जल है यानी प्रदूषित वाला जल है वो नहीं निकलेगा। नंबर 2 है घरेलू साफ सफाई से निकलने वाला जल, मल वाहित जल को उपचारित करके नदी नालों में प्रवाहित किया जाए। नंबर 3 हानिकारक कीटनाशकों का यंत्र उपयोग जो है बहुत कम कर दिया जाए। यानी हानिकारक कीटनाशक का जब हम उपयोग करते हैं वो पानी के अंदर ही जाता है, पानी में जाकर के ये फिर विषैला बना देता है। इनके अधिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 4 मानवीय क्रियाकलापों जैसे नहाना हो गया, कपड़े धोना हो गया, पूजा सामग्री का विसर्जन हो गया, शवों का नदी में बहाना हो गया, मृत व्यक्तियों की राख अथवा अस्थियां का विसर्जन हो गया, इन सबको जल से जो है प्रदूषित करते हैं, सब जल को प्रदूषित करते हैं। अतः इन क्रियाकलापों पर नियंत्रण लगाना चाहिए, अर्थात रोक लगानी चाहिए। तो बिना रोक लगाए तो ये पानी हमारा स्वच्छ नहीं हो पाएगा। अब नमक पे चलते हैं हम लोग। नमक हमारा मुख्य अगला जो है यौगिक हमारा नमक ले रहे हैं, तो नमक पे हम लेके चल रहे हैं। नमक का दरोगा नहीं बना रहे हम, नमक है ये। नमक का जो सूत्र होता है बच्चों ये NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड से जानते हैं इसको। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। तो नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है, किंतु समुद्र के जल से ये हम इसको बनाते हैं। लेकिन क्या समुद्र का जल भी उपयोग में ला सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा उसका प्रदूषण है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। जैविक प्रक्रियाओं में नमक का बहुत अधिक महत्व है, अतः हमारे भोजन में उचित मात्रा में होना इसका आवश्यक है। शरीर में जितनी अधिक मात्रा में होगा तो रक्तचाप भी उतना ही ऊंचा हो जाएगा, और यदि मात्रा कम होती है तो निम्न रक्तचाप होगा, यानी लो ब्लड प्रेशर होगा, और एक में हाई हो जाएगा। नमक ज्यादा खाया तो हाई ब्लड प्रेशर, और नमक कम खाया तो लो ब्लड प्रेशर। दोनों तरह से आदमी को मरना ही होता है। चलिए, क्या आप जानते हैं पैकेट बंद नमकीन पदार्थ, खाद्य पदार्थ हैं जैसे सेब हो गया, चिप्स हो गया, इसमें नमक बहुत अधिक होते हैं, और ये नमक होने का कारण क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए ये हमारे लिए हानिकारक है। अब ये देखते हैं समुद्र से कैसे ही बनाया जा रहा नमक। ये समुद्र के पानी को खेतों में इकट्ठा कर लिया गया है, और दिन भर वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी उड़ जाता है, केवल नमक शेष रहता है। इन नमकों को इकट्ठा करके एक जगह और फिर संयंत्रों में भेज दिया जाता है इसको प्योरिफिकेशन करने के लिए। इस प्रकार हमारा नमक प्राप्त होता है और फिर हमारे घरों तक पहुंचता है। इसमें कुछ मात्रा में आयोडीन वगैरह की भी मिला दी जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है। तो चलो उपयोग देखते हैं क्या है ये। खाद्य पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग ले रहे हैं, यानी नमक का उपयोग है। ये उपयोग ध्यान रखना, नमक का है बच्चों, नमक का उपयोग है। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में जाता है, यानी उसको बचाने का काम करता है। यह खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया की वृद्धि को भी रोक देता है। पहला, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थों जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है, रॉ मटेरियल है हमारा। नंबर 3, नमक और शक्कर के पानी में घुलने से बने पुनर्योजी विलयन, जिसे कहते हैं ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS जिसको बोलते हैं, का उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। यानी पानी कम हो जाता है शरीर में तो ORS का घोल दिया जाता है उस व्यक्ति को। अब आता है ये प्रश्न है हमारे पास, पानी के दो नमूनों में अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया गया, बताइए कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। तो उत्तर है हमारे पास, उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये किताब में कॉपी में लिखना है। दिए गए पानी के नमूने में ध्यान रखना सल्फेट पाया गया था ब में, इसलिए यहां पर ये कठोर जल होगा। इसमें बाइकार्बोनेट तो नहीं, इसको हम उबाल करके भी दूर कर लेते हैं, लेकिन सल्फेट उबाल करके दूर नहीं होगा, कठोरता इसकी दूर नहीं हो पाती है। तो दिए गए नमूने ब में क्या होता है, जल का कठोर है ये, क्योंकि जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण होती है। यहां नमूने ब में जल में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट पाया गया, इसलिए क्या है ये कठोर जल हुआ ये। तो इस तरह से हम कठोरता का पता लगा लेते हैं, किसमें कठोर जल है किसमें नहीं है।
अब देखते हैं नमक के दो प्राकृतिक स्रोत लिखने हैं, दो प्राकृतिक बताने हैं। तो नमक के दो प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? एक तो समुद्री जल है जहां से बनाया जाता है, दूसरे समुद्री जीव जंतु भी हैं, इनके मरने के बाद भी इनसे नमक हमें प्राप्त होता है। खाने का सोडा, खाने के सोडे का जो सूत्र होता है NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो खाने के सोडे का उपयोग जो है रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, ध्यान रखना, स्पंजी बनाने में करा जाता है। और इसका कभी कभी उपयोग जो है खाने की शीघ्रता से पकने के लिए भी किया जाता है। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि मैंने ऊपर लिख करके बताया। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम याद होने चाहिए आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो अब बनता कैसे है, ये देखो इसको कैसे बनाते हैं। साल्वे की विधि से बनाया जाता है, साल्वे अमोनिया विधि की सहायता से बनाते हैं। पहले चित्र वगैरह आपकी बुक में दिया हुआ था, अब चित्र नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और ये जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। ये 10% सोल्यूशन, ब्राइन बोलते हैं इसका, यानी कि जल के साथ 10% मिला है तो ब्राइन। उसमें अमोनिया गैस को सैचुरेटेड करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, तो क्या बनता है, ये अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसको हम छान करके अलग कर देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट pH मान की जांच की थी और इसको हमने अम्लीय विलयन करार दिया था, क्योंकि इसका pH जो है 7 से कम आ जाता है। खाने के सोडे को गर्म करने पर अपघटित हो जाता है और कार्बोनेट बनाता है, कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। ये देखो NaHCO3, जब इसको गर्म करते हैं तो Na2CO3 बन जाता है, जल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना, गर्म करने पर। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये बना गया सोडियम कार्बोनेट बन गया। उपयोग देखते हैं बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है। उपयोग का मतलब है NaHCO3 का उपयोग क्या है ये बताना है। ये है बेकिंग सोडा। पाउडर बेकिंग सोडा खाने व सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, ये ध्यान रखना, खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है बेकिंग सोडा। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये जल हो गया, इसमें H आयंस मिल जाते हैं और अम्ल से चूंकि मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है और अम्ल का सोडियम लवण बनता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड बनता है, ध्यान रखना, यह खमण होता है और केक फूल जाते हैं इससे, और मुलायम और क्या होता है, स्पंजी बन जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लता कम करने के लिए एंटा एसिड के रूप में प्रयोग होता है, ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का योग कहां करते हैं, एसिडिटी कम करने के लिए करते हैं, यानी एंटा एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल को उदासीन करता है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है। कपड़ा धोने का सोडा क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन Na2CO3 होती है, ध्यान रखना है, इसमें 10 वाटर के मोलिक्यूल मिलकर के क्रिस्टल बनाते हैं। यदि हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से जो है 9 अणु निकल जाते हैं और Na2CO3 और 1H2O बच जाता है इसके अंदर। चलिए देखते हैं 10 अणु क्या दर्शाता है, क्रिस्टलन के लिए, यानी आर्द्रता गीला बनता है। क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट के प्रत्येक अणु के साथ जल के 10 अणु होते, ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह विलयन के रूप में होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसमें जल के अणु मुक्त नहीं होते हैं, तथा किसी भी लवण के सूत्र से जुड़े हुए जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल बोलते हैं। और धावन सोडा के क्रिस्टलन को वायु में खुला छोड़ने पर ये 9 अणु निकल जाते हैं, इसके ध्यान रखना बच्चों, 9 अणु इसके निकल जाते हैं, इसको हम उत्फूलन कहते हैं इस क्रिया को। तो क्या होता है ये, जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और इसमें 10H2O है सॉलिड, जब इसको खुला छोड़ते हैं तो क्या बनता है, Na2CO3 तो ही है,
लेकिन एक H2O बच जाता रहता है और 9 H2O इसमें से अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्फूलन। देखेंगे, आगे भी पढ़ेंगे उत्फूलन को हम। चलिए देखिए क्या ये दिया हुआ है, उत्फूलन क्या होता है। एक सफेद चूर्ण सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, इस गुण को हम उत्फूलन कहते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें देखो ये Na2 10 H2O के मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। खुला छोड़ने पे क्या बच जाता है? 9 जल के अणु निकल गए और एक जल का अणु जुड़ा रह गया है। उपयोग देखिए, उपयोग तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग ध्यान रखना, बहुत बड़ा उपयोग तो इसका कांच बनाने में होता है, साबुन बनाने में, वस्त्र बनाने में, कागज उद्योग में, इतनी सारी जगह होता है। जल के स्थायी कठोरता को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है एक प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, तो ये सूत्र याद होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको दोनों नाम आपसे जाना जाता है। इसका रासायनिक संगठन क्या होता है? NaHCO3। उपयोग क्या होता है? खाने का जो सोडा होता है बेकिंग सोडा होता है, इसका उपयोग कहां करते हैं? बेकरी उद्योग में करते हैं, अर्थात केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, इसके लिए किया जाता है। और इसका उपयोग क्या होता है? अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में भी किया जाता है। ये दिया हुआ है उत्फूलन क्या होता है। दूसरा प्रश्न है उत्फूलन क्या होता है, या उत्फूलन किसे कहते हैं। तो उत्तर है इसका धावन सोडा में, ये उत्तर आपको लिखना है। धावन सोडा में जो Na क्या था हमारा, ध्यान रखना, ये है Na2CO3, इसमें 10 H2O था, इसको खुला छोड़ दिया गया तो ये Na2CO3 में एक ही H2O बचा रह गया और 9 के 9 निकल गए H2O। इस क्रिया को हम उत्फूलन कहते हैं। चलिए देखिए क्या है। क्रिस्टल के रूप में संयुक्त होते हैं, इन क्रिस्टलों को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से जल के 9 अणु निकल जाते हैं, यह सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है और इस गुण को हम उत्फूलन कहते हैं। ध्यान रखना, नाम उत्फूलन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या अभिक्रियाएं होती हैं ये आपको लिखना जरूरी है इसके अंदर। अब आता है बेकिंग पाउडर किन किन मिश्रणों का यौगिक है, यौगिकों का मिश्रण है। तो बेकिंग सोडा आपको बताया खाने के सोडा और टार्टरिक एसिड अम्ल के मिश्रण से बनता है बेकिंग पाउडर। तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों को बनानी पड़ेगी इसमें, तब जाकर के ये होगा। अब अगला है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। ये है आपका CaSO4, इसका सूत्र ध्यान रखना क्या है, CaSO4 है और हाफ H2O होता है। या इसको ये देखो लिखा हुआ है CaSO4 हाफ H2O, या इसको कहते हैं CaSO4 होल ट्वाइस H2O, जैसा आपको लिखना हो लिख दीजिए। जब इसको जिप्सम को जब हम 100 डिग्री C पे गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम का ये सूत्र है CaSO4, ध्यान रखना CaSO4 और 2H2O होता है। क्या चीज है ये? जिप्सम है। जब जिप्सम को 100 डिग्री C पे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट बनता है और आधा अणु जल का इसमें रह जाता है और 1.5 अणु निकल जाता है। इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये चूंकि पेरिस में रखे पत्थर के समान कठोर हो जाता है इसलिए हम कहते हैं इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, यह जल के साथ मिलाने पर पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और एक कठोर पदार्थ बनाता है। तो ये लिखा हुआ CaSO4 हाफ H2O, इसमें 1.5 H2O और जुड़ गया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, क्या कहां कहां काम आता है। तो सबसे पहला इसका उपयोग कहां होता है? डॉक्टरों के पास। इसका उपयोग डॉक्टर क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में रखकर स्थित रखने के लिए किया जाता है, मतलब हड्डियों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है मूर्तियां और खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। नंबर 3 सांचे और मॉडल बनाने में होता है। नंबर 4 जो है चौक बनाने में, जो हम लोगों को काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को नदी और तालाब में विसर्जित करने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं और कक्षा में समूह बनाकर इसकी चर्चा करनी है
और इस प्रकार नदी तालाब को प्रदूषण से बचाना है। आजकल इसी प्रदूषण को कम करने के लिए मिट्टी से बनी मूर्तियों का उपयोग के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, यानी मिट्टी की मूर्तियां हमें बनानी चाहिए जिससे हमारे नदी नाले थोड़े साफ रहें। अब आता है विरंजक चूर्ण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस विरंजक चूर्ण को नहीं छोड़ोगे तो इसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। नाम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो दिया हुआ देखो नाम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम CaOCl2 इसका सूत्र है। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं और इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रोवाइड करके प्राप्त किया जाता है। यह है बुझा हुआ चूना CaOH2। और इसमें जैसी क्लोरीन गैस, ध्यान रखना शुष्क होना चाहिए, जैसे ही क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है और वाटर इसमें से अलग हो जाता है। अब यह पीलापन लिए हुए सफेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। वायु में खुला छोड़ने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस मुक्त करता है। देखो यहाँ पे जैसे CaOCl2 है, सॉलिड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो CaCO3 बन गई और क्लोरीन गैस बन जाती है। उपयोग आप लोगों को इसका पता ही है, बहुत ज्यादा उपयोग है। तो वस्त्र उद्योग में सूती कपड़ों के विरंजन में होता है और विरंजन की क्रिया में उसे निकलने वाले क्लोरीन गैस के कारण होती है। कागज उद्योग में कास्ट लुगदी के विरंजन के भी होता है। जो कास्ट होता है उसका विरंजनीकरण यानी रंग उड़ाने के काम आता है। पीने वाले जल को रोगाणु मुक्त करने के काम आता है, यानी पीने वाले जल में इसको मिला दिया जाता है जिससे वो रोगाणु मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के किन गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डी को स्थिर रखने के लिए करते हैं? तो इसका ये उत्तर है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर क्या होता है, जिप्सम में परिवर्तित होता है और यह एक कठोर पदार्थ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के इसी गुण के कारण डॉक्टर इसका उपयोग हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। सबसे पहले कच्चा ही उसको भिगो लेते हैं, भिगो करके पट्टी उसकी बांध देते हैं और जब तक पट्टी बांधते हैं तब तक वो कठोर होकर के पत्थर के समान हो जाता है और उसको हड्डी को हिलने डुलने नहीं देता है और हड्डी आराम से जुड़ जाती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, शुष्क चूना है वो, यानी बुझे हुए चूने पे CaOH का होल ट्वाइस है। इस पे क्लोरीन की गैस की अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, CaOCl2 बन जाता है और जल बनता है H2O। तो ये समीकरण है, आप लोग बना सकते हो इसको आराम से। तो ये क्या हुआ, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, अतः वह पदार्थ शुष्क बुझा हुआ चूना है। ध्यान रखना, बुझा हुआ चूना है और जो क्लोरीन से क्रिया होती है वो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी ये है विरंजक चूर्ण। अब क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं जरा क्या हो गया है। तो इसमें दूसरे प्रश्न का आंसर आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जरा आगे की ओर। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट भी बहुत ज्यादा आजकल उपयोग में आता है। सीमेंट कल कारखाने यानी कि जो है आपका बिल्डिंगें बनाने के काम में आता है। सीमेंट जो है मोस्टली भवन निर्माण के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ने या चिपकाने वाला। सीमेंट सबसे पहले किसने बनाया था, ध्यान रखना, इसका नाम याद कर लेना बच्चों, जोसेफ आस्पडेन इसने बनाया था। इन्होंने इसका नाम जो है पोर्टलैंड सीमेंट रखा क्योंकि यह कठोरता में पोर्टलैंड में पाए जाने वाले पत्थर के समान होता है। चूने के पत्थर वहां पाए जाते हैं, वैसे ही ये कठोर रहता है। सीमेंट रासायनिक यौगिक नहीं है, इसके अनेक रासायनिक यौगिकों जैसे कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का मिश्रण होता है, अतः इसका संगठन या रासायनिक सूत्र निश्चित नहीं होता है और न ही इसके लिए गुणधर्म निश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता है, सीमेंट का प्रतिशत संगठन निश्चित नहीं होता है, लेकिन ये कुछ प्रतिशत संगठन आपको दिया हुआ है कितना कितना होना चाहिए लगभग। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका सूत्र CaO, ये 61 से लेकर के 65 तक होना चाहिए। इसके बाद सिलिका है SiO2, इसका 20 से लेकर 25% होना है। ये एल्यूमिना है Al2O3, ये 5 से लेकर के 10% तक होना चाहिए। ये मैग्नीशिया है MgO, ये 2 से लेकर 3% होना चाहिए। इसके बाद ये आयरन ऑक्साइड है, ये 1 से लेकर के 2% तक होना चाहिए।
जब इस मिश्रण का महीन पाउडर जल के संपर्क में आता है तो वह एक कठोर पदार्थ के रूप में जम जाता है। इसी को सीमेंट का जमना बोलते हैं। सीमेंट का निर्माण कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं जरा। सीमेंट का निर्माण कैसे होगा। सीमेंट निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ की जरूरत पड़ती है। क्या क्या होता है इसमें? चूना पत्थर होता है यानी CaCO3, चिकनी मिट्टी होती है इसके लिए, और जिप्सम का उपयोग है। जिप्सम का जो इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये जमने की दर को कम कर देता है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन के ऑक्साइड अधिक मात्रा में होते हैं। इसमें चूने का पत्थर यानी CaCO3 मिलाकर सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। नंबर 1, 3 भाग चूने का। ध्यान रखना, 3 भाग चूने के पत्थर का ले लिया और 1 भाग चिकनी मिट्टी के मिश्रण को बारीक पीस करके एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका ताप जो है 1100 से लेकर 1800 डिग्री सी के बीच होता है। और 1100 डिग्री सी पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये रहा CaCO3 गर्म होते ही इतना क्या देगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। ये समीकरणों पे जरा चलते हैं। देखो क्या है समीकरण दी हुई। तीसरे नंबर पे है कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य हाइड्रोक्साइड से विक्रिया करता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 से रिएक्शन करके कब 1400 से लेकर 1500 डिग्री सी पे। ये 2CaOSiO2 कैल्शियम सिलिकेट, अब 2 आ गया इसलिए डाई कैल्शियम सिलिकेट बोलते हैं। ऐसे 3 CaO है, SiO2 है तो 3 CaSiO2 बन जाएगा। इसका नाम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बोला जाएगा। ऐसे ही 3 CaOAl2O3 है, अभी जुड़ करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोला जाएगा। अब ये सारी चीजें मिल गए हैं, मिलने के बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड बनता है ये। अब आ जाओ चौथे नंबर पे क्या है? भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों यानी गोली के रूप में प्राप्त होता है जिसे हम क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम डालते हैं यानी CaSO4 2H2O मिलाया जाता है और मिश्रण को बारीक पीस लिया जाता है। पीसने के बाद इस भट्टी में इसको डाल दिया जाता है। ये एक भट्टी दिखाई दे रही, घूर्णी भट्टी है, ये यहाँ से यहाँ तक घूमता रहता है पूरा और ऊपर से डालते रहते हैं पदार्थ को। ये कच्चा पदार्थ यहाँ डाला जा रहा है। ये इसमें जाके खूब अच्छी तरह गर्म होकर के मिश्रण मिल जाता है अच्छी तरह से और यहाँ सीमेंट में प्राप्त होना चालू हो जाता है और बोरी में भरना चालू कर देते हैं। अब इसके थोड़ा सा हम स्टेप्स के रूप में देखेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं, ये किन चरणों में होता है। तो सीमेंट बनाने की विधि है, इसका चरण दिया हुआ। सबसे पहले चूना पत्थर और प्लस चिकनी मिट्टी लेते हैं, पीस लेते हैं बारीक, उचित अनुपात में पीस लिया और पीसने के बाद घूर्णी भट्टी में इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करके क्लिंकर से निकलता है, ठंडा करने के बाद उसमें 2 से लेकर 3% जिप्सम मिलाया जाता है और फिर इसको क्या करते हैं, मिलाने के बाद जो मिल गया उसको बाल मिल में इसको खूब अच्छी तरह पीस लेते हैं। पीसने के बाद गर्म करने पर हमें सीमेंट प्राप्त होता है। अब सीमेंट का जमना क्या होता है? सीमेंट का जमना, सीमेंट को रेत और पानी के साथ मिला करके रखने से यह पत्थर के समान कठोर बन जाता है। सीमेंट के जमने की गति को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, धीमा करने के लिए जमने की दर कम हो जाए तो जिप्सम मिलाया जाता है। इसका 2 फायदा होता है, एक तो वो अंदर से बिल्कुल कठोर हो जाता है और बाहर की सतह भी मजबूत हो जाती है। सीमेंट की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सीमेंट की लागत को कम करने के लिए आजकल उद्योगों से प्राप्त अपशिष्ट राख, जिसे हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, का उपयोग करते हैं। सीमेंट बनाया जाता है। कई देशों में धान को कोड़े भूसे की राख का भी उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें जो है अधिक मात्रा में क्या मिलता है, सिलिका मिलती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। कांच है, कांच आजकल जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है, तो देखते हैं कांच के लिए क्या है। कांच सिलिका और, ध्यान रखना, सिलिका और धातु सिलिकेटों का मिश्रण है। ये एक यौगिक नहीं है, यह एक अक्रिस्टलीय, कठोर, भंगुर, पारदर्शी, आभासी ठोस होता है। वास्तव में कांच एक अति शीतलित द्रव है। इसमें बहने का गुण होते हुए भी ठोस दिखाई देता है। सामान्य सूत्र है कांच का XR2O, YMO और 6SiO2, जहां R क्या है, एक संयोजी क्षार धातु है, सोडियम पोटेशियम आदि होता है, और M क्या है, द्विसंयोजिक धातु है, जैसे बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लेड हो गया, इन सब पे 2-2 की संयोजकताएं होती है, यानी +2
इस पे भी +2, इस पे भी +2, इस पे भी 2 होता है। और x और y अणुओं की संख्या दर्शाते हैं, यानी कितने अणु x और y लिए जा रहे हैं। कांच का उत्पादन करते कैसे हैं, देखते हैं जरा कांच कैसे बनाया जाता है। कांच के उत्पादन में जो है निम्नलिखित स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले सिलिका रेत के रूप में रखते हैं, फिर क्षार धातु सोडियम कार्बोनेट कार्बन मिश्रित साल्ट केक यानी Na2SO4 और C का पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में होता है। द्विसंयोजक धातु कैल्शियम चूने का पत्थर के रूप में लेड लिथार्ज PbO या सिंदूर बोलते हैं Pb3O4 के रूप में। नंबर 4 है ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ जैसे विरंजक, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, पोटेशियम नाइट्रेट और या सोडियम नाइट्रेट। तो ये सब जो है ऑक्सीकारक रंग उड़ाने के काम आते हैं। कांच की क्लेट कांच के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, ध्यान रखना। जो कांच के जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं उसको हम क्लेट बोलते हैं। तो इस बैच में जब भी इसको बनाना शुरू करते हैं तो क्लेट के टुकड़े डाला जाता है जो उत्प्रेरक का काम करते हैं। अब इसमें क्या कुछ होता है देखते हैं जरा। अब एक प्रश्न है, रंग प्रदान करने वाले पदार्थ, कांच को रंग प्रदान करने के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग होता है। ये एक सारणी दी हुई है, इसमें रंग कौन कौन से देते हैं, इसके लिए ये आपको तैयार करना पड़ेगा। हरा रंग क्रोमियम ऑक्साइड से मिलता है, पीला रंग जो मिलता है कैडमियम ऑक्सल्फाइड से मिलता है, लाल रंग जो मिलता है कॉपर ऑक्साइड से मिलता है, बैगनी रंग जो मिलता है मैंगनीज ऑक्साइड से, और नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। तो ये रंग देने वाले उसको याद करना है। इसमें से ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है रंग देने वाले पदार्थ में से। अब जो है बंदर की आकृतियों वाले पे इसमें देख लो कैसे कुछ कर रहे हैं, इसमें कांच को बनाया कैसे जा रहा है। तो साधारण कांच या सोडा कांच बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और रेत को उचित मात्रा में मिला लेते हैं, यानी उतनी अनुपात में मिलाकर के बारीक पीस लिया जाता है। अब इस मिश्रण से क्लेट मिला दिया जाता है। क्लेट गालक का कार्य करता है, यानी गलाने का काम करता है। ध्यान रखना, टूटे हुए जो कांच बनाए जाते हैं वो गलाने का काम करते हैं। और इस प्रकार प्राप्त मिश्रण बैच कहलाता है। और इस मिश्रण को टैंक भट्टी में लगभग 1400 डिग्री सी तक गर्म करते हैं। भट्टी में निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं, जैसे ये Na2CO3 है प्लस SiO2 है तो Na2SiO3 बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी अलग हो जाएगी। ये आपका दिया हुआ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सिलिका है। अब इसमें कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी अलग हो जाती है। सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और 4SiO2 क्या बनाता है, ये कांच एक बनाता है। कांच एक मिश्रण सा है, Na2O फिर CaO और 6SiO2, ये कांच का सूत्र है, इसको याद कर लेंगे। इस पिघले हुए कांच को अनुभवी कारीगर ब्लोवर या फुकनी की सहायता से इच्छित आकार की वस्तुएं बनाते हैं। आजकल यह काम बड़े बड़े कारखानों में सांचे में ढाल करके मशीनों की सहायता से किया जाता है और कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाता है। कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर वे टूट जाती हैं, इसलिए टूटने से बचाने के लिए उन्हें बहुत धीरे धीरे गर्म किया जाता है। बहुत धीरे धीरे से ठंडा किया जाता है, नहीं तो अचानक ये टूट जाएगा। तो कांच की वस्तुओं को बनाते समय अचानक ठंडा करने पर टूट जाती है, इसलिए टूटने से बचाने के लिए इन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तापानुशीतन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, तापानुशीतन या आनिलनिंग बोलते हैं इसको। हिंदी में भी लिख के दे सकते हैं ये अंग्रेजी वाला वर्ड आनिलनिंग। तो ये आप लोग तैयार करेंगे। अब जरा एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं क्या क्या किया गया था हमने इसमें। तो ये देखो एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है कांच को बनाने के लिए। पहले सोडियम कार्बोनेट लिया, चूने का पत्थर लिया और क्लेट लिया और रेत, इन सबको कुछ गर्म किया किसमें, टैंक भट्टी में। पिघला हुआ कांच प्राप्त हुआ, फूकने से आकार दे दिया, तापानुशीतन करके इसको ठंडा किया गया और कांच की वस्तुएं तैयार हो गई। प्रश्न चलते हैं, नंबर 1 है सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो मैंने बताया था सीमेंट में जिप्सम से बनाते हैं क्योंकि जमने की दर को वो कम कर देता है। सीमेंट को देरी से जमने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। तो ये इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 2 प्रश्न है, कांच निर्माण में क्लेट का उपयोग क्यों होता है। कांच निर्माण में क्लेट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि क्लेट
गालक का कार्य करता है, यानी उसको जल्दी से गला देता है। नंबर 3 प्रश्न, सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित सूत्र नहीं है, रासायनिक संगठन नहीं है निश्चित। तो सीमेंट रासायनिक यौगिक नहीं बल्कि क्या है, अनेक रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है, जैसे कैल्शियम के सिलिकेटों का है तथा एलिमेंटों का मिश्रण है। अतः इसका संगठन तथा रासायनिक गुण निश्चित नहीं होता है, और इसी के कारण क्या होता है, इसके गुणधर्म निश्चित नहीं होते, इसलिए सीमेंट का गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो ये आंसर आप लोग लिख लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। अब आगे देखते हैं मैं मिसेल वगैरह कैसे बनती है इसके अंदर। तो ये हम जानते हैं तेल में अघुलनशील साबुन के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जिसे हम किससे दिखा रहे हैं, RCOOM से प्रदर्शित करते हैं। साबुन को एक जल में विलय करने पर साबुन धातु में M आयंस प्राप्त होता है और इसमें RCOO आयन प्राप्त होते हैं। तो RCOO आयन दो भागों में होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला R होती है जो कार्बोक्सिलिक आयन की पूंछ बनाती है तथा तेल के अणुओं से जुड़ जाती है। दूसरा ऐसे COO भाग है जो सिर बनाता है तथा जल में विलय होता है। तो ये आपको श्रृंखला दिखा रखी, कार्बन की श्रृंखला है खूब लंबी सी, और ये COO होता है। तो इसको R बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, और ये एसिड ग्रुप कहलाता है। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल के चारों ओर क्या होता है, गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला पुच्छ सिरा अंदर की ओर तथा COO वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करते हैं। मिसेल के कण पानी में विपरीत हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार साफ सफाई करने के काम आते हैं। चित्र बनाएंगे आप लोग, चित्र सारे बनाएंगे तभी जाके नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो नहीं। अब क्या है, ये अपमार्जक का उपयोग कर बता सकते हो कोई कठोर जल है या नहीं है, तो कठोरता है या नहीं है इसको बताने के लिए कर सकते हैं हम। तो ये उसका आंसर है। हाँ, हम अपमार्जक का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, क्योंकि अपमार्जक में कठोर जल से भी वस्तुओं को स्वच्छ करने की क्षमता होती है तथा यह कठोर जल से प्रभावित होते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 2 आ गया है। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। कपड़े धोते समय लोग साबुन लगाने के बाद कपड़े को ब्रश से रगड़ते हैं तथा पत्थर पर पटकते हैं या डंडे से पीटते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बताना है। तो कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता होती है क्योंकि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण भाग आयन तेल मैल के चारों ओर गोली आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोजन श्रृंखला वाला सिरा पुच्छ के अंदर की ओर तथा COO बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं। मिसेल के कारण पानी में वितरित हो जाते हैं, यानी कि वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बह करके अलग हो जाता है। इस प्रकार कपड़ा साफ करने के काम आता है। ये सही विकल्प चुनिए। नंबर 1 है खाने के सोडे का सूत्र, ये है NaHCO3, ये वाला सही है। नंबर 2 है रासायनिक पदार्थ जो जल को रोगाणु मुक्त करने में प्रयुक्त होता है, यह है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर। नंबर 3 कांच एक क्या है, यह है पारदर्शी कार्बनिक बहुलक है। चौथा प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, पानी अवशोषित करने पर यह कठोर हो जाते हैं। इनके 100 इसका सही है। अब आते हैं, थोड़ा सा मैचिंग दिया हुआ है, कॉलम का और मिलान करना है। तो पहला नंबर 1 है ब्लीचिंग, ब्लीचिंग में ये द सही होगा, व्यंजक है। इसके बाद बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा काम होता है एंटासिड में काम लेते हैं। कपड़े धोने का सोडा है, ये कांच के निर्माण में काम आता है। सोडियम क्लोराइड है, ये परिरक्षक के काम आता है। और सिलिकेट व एल्युमिनियम का मिश्रण जो है ये क्लिंकर के काम आता है। और धावन सोडा है, ज्यादा से अति शीतलित द्रव बोल सकते हो, या फिर Na2CO3 10H2O इसका सही सूत्र होता है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। नंबर 3 प्रश्न है, मृदु तथा कठोर जल किसे कहते हैं? उत्तर में मृदु जल क्या होते हैं? वे जल जो साबुन के साथ जल्दी से झाग बना देते हैं मृदु जल कहलाते हैं, जैसे वर्षा का जल और आसुत जल। कठोर जल क्या होते हैं? जो साबुन के साथ देरी से झाग बनाते हैं और बहुत कम झाग बनते हैं। साबुन के ऐसे जल के साथ फटकर थक्का था अवक्षेप बन जाता है, जिसके कारण साबुन का बहुत सारा शक्ति जो है व्यर्थ चला जाता है। जल में कठोरता का कारण क्या है? कितने प्रकार की कठोरता, ये बता चुका हूं मैं। जल की कठोरता का कारण जो है जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या क्या हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं और क्लोराइड के होने के कारण, यानी इनके लवण की उपस्थिति होने के कारण कठोर हो जाता है। कठोरता के 2 प्रकार हैं। अस्थायी कठोरता, ये केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट खुले होने के कारण होती है, जिसको केवल उबाल करके भी दूर कर सकते हैं। स्थायी कठोरता किस लिए होती है? स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं और सल्फेट लवण घुलने होने के कारण होती है, और इससे उबालने या चूने के पानी द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। अब आ जाओ 5वां प्रश्न है, बर्फीले प्रदेशों में झील या नदी के जल में जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं? तो बर्फीले प्रदेशों में नदी एवं झील की सतह पर जमे बर्फ के नीचे जल रहता है। इसके कारण नीचे का पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और बर्फ उष्मा की कुचालक की तरह होती है तथा बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होता है। इस कारण बर्फीले प्रदेश में नदी या झील के जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद होना, ध्यान रखना, ये बर्फ जो है उष्मा की कुचालक होती है, और चूंकि झील के जो है नीचे की सतह, चूंकि बर्फ जम जाती है तो बर्फ ऊपर रहती है, नीचे पानी ही रहता है, ध्यान रखना है। 6ठा है, बेकिंग पाउडर किसको कहते हैं? यह किस प्रकार केक को मुलायम और स्पंजी बनाता है? तो उत्तर है खाने के सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं, और इसका जो सूत्र होता है ये है आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये है खाने का सोडा। अब बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ध्यान रखना किस किस का होता है? खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तो अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, जैसे ये अम्ल ये ले लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है, और अम्ल का सोडियम लवण बना लेता है। तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ब्रेड, खमण और केक फूल जाते हैं, जिससे वे मुलायम और स्पंजी लगते हैं। तो ये इसका कारण है, आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? वायुरोधी यानी एयर टाइट डिब्बे में क्यों रखा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने का कारण क्या है? ये जिप्सम है, जिप्सम को गर्म कर दीजिए, कितने पे? 100 डिग्री सी पे, तो तुरंत जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, क्योंकि इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल पानी का निकल जाता है, इसके कारण ये जो बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है, यह जल में मिलाने के साथ पुनः जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और जो कठोर पदार्थ बना लेता है। वायु में नमी जल वाष्प के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस वायु में उपस्थित जल से मिलकर कठोर हो जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को कठोर होने से बचाने के लिए वायु रोधी एयर टाइट डब्बों में रखा जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्यों रखा जाता है एयर टाइट डब्बों में। प्रश्न नंबर 8 हो गया। अब 8वां क्या है? कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है इसका सूत्र। आपका कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक का नाम क्या है? साल्व अमोनिया विधि द्वारा इसे बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। 3 मुख्य पदार्थ है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है और चूना पत्थर है। तो कपड़े धोने का रासायनिक नाम आपको पता ही होगा, इसका नाम है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, नाम इसका है सोडियम कार्बोनेट। साल्व अमोनिया विधि द्वारा इसे बनाने के प्रयुक्त होने वाले 3 मुख्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। तो 3 मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड हो गया, अमोनिया हो गई और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये 3 पदार्थ हैं इसमें जो मुख्यतः भाग लेते हैं। 9वां प्रश्न है, कैल्शियम का एक यौगिक जो पीलापन लिए हुए सफेद रंग का पदार्थ है और इसका वस्त्र उद्योग में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 1 है, इस यौगिक का नाम लिखना। तो ये यौगिक क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर है या CaOCl2 विरंजक चूर्ण है ये।
विरंजक चूर्ण। चलिए नंबर 1 यौगिक का नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं, यह विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है, तो ध्यान रखना। नंबर 2 ये बता रहे हैं इस यौगिक को वायु में खुला छोड़ने पर कौन सी गैस मुक्त होगी, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो जैसे इसको खुला छोड़ देते हैं तो क्या बनता है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और यह समीकरण है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है और यह CaCO3 और Cl2 गैस दे देती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये 10वां प्रश्न है, सोडियम का एक यौगिक X है, सफेद रंग का चूर्ण है तथा ये बेकिंग पाउडर के एक घटक होता है। जब X को गर्म करते हैं तब Y गैस उत्पन्न होती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। गर्म करने पर होने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और X का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में क्यों किया जाता है वो बताइए। तो दी गई अभिक्रिया में X का नाम खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और Y का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना X क्या हुआ हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिख लो इसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और Y क्या चीज है, Y है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम जरा। यह है खाने के सोडे को गर्म करने पर यह अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यह है गर्म करने पर दिखाया है इन्होंने, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी खाने का सोडा, गर्म किया तो ये धोने का सोडा बन गया और जल और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लता कम करने के लिए एंटा एसिड के रूप में यानी प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग होता है क्योंकि क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्लों को उदासीन करता है। अब आ जाइए 11वां, कांच के उत्पादन का निर्माण यानी कि जो है इसमें वर्णन करना है लेकिन निम्न शीर्षकों के। पहला, आवश्यक पदार्थ कौन कौन से, दूसरा, कांच को रंग देने वाले पदार्थ कौन से हैं, और तीसरा, टैंक भट्टी में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तीनों वैसे मैंने बता दिए हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं क्या है। कांच के उत्पादन में उपयोगी पदार्थ कौन कौन से हैं। नंबर 1 है सिलिका है, रेत के रूप में रहती है। नंबर 2, क्षार धातुएं हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट है या कार्बन मिश्रित सॉल्ट केक है जैसे ये Na2SO4 प्लस कार्बन, पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में रहता है। और नंबर 3, द्विसंयोजी धातु जैसे कैल्शियम हो गया चूने के पत्थर के रूप में, लिथार्ज हो गया PbO के रूप में, सिंदूर Pb3O4 के रूप में। नंबर 4 है ऑक्सीकारक या रंग उड़ाने वाले पदार्थ जैसे विरंजक, मैग्नीज डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट, और प्लेट यानी कांच के टुकड़े इसके अंदर लिए जाते हैं हम लोग। रंग देने वाले पदार्थों को देख लेते हैं कौन कौन से पदार्थ हैं कांच का रंग और रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। नंबर 1, हरा रंग क्रोमियम ऑक्साइड देता है, पीला रंग कैडमियम सल्फाइड देता है, लाल रंग कॉपर ऑक्साइड देता है, बैगनी रंग मैग्नीज ऑक्साइड देता है और नीला रंग जो है वो कोबाल्ट का ऑक्साइड देता है। तो ये याद रखना है। अब समीकरणों पे चलते हैं। नंबर 3, टैंक भट्टी में होने वाले रासायनिक समीकरण निम्न है। तो जैसे Na2CO3 SiO2 से अभिक्रिया करके Na2SiO3 बना लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। ऐसी कैल्शियम कार्बोनेट जो है SiO2 से अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी अलग हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो है Na2SiO3 और CaSiO3 और 4SiO2 मिल करके Na2CaO और 6SiO2 ये कांच का निर्माण करते हैं। ये रासायनिक समीकरण है, इसकी रासायनिक समीकरण बच्चों लिख लेंगे अब तो आप लोग। चलते हैं सीमेंट के निर्माण में। सीमेंट में क्या होता है, तो सबसे पहले सीमेंट के निर्माण की विधि को किया जाता है। नंबर 1, 3 भाग चूने का पत्थर लेते हैं और 1 भाग चिकनी मिट्टी लेते हैं, बारीक पीस करके एक ऐसी भट्टी में गर्म किया जाता है जिसका तापमान 1100 से लेके 1800 डिग्री सी के बीच होता है। नंबर 2 है 1100 डिग्री सी पर चूने के पत्थर का तापीय वियोजन हो जाता है और होकर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। ये बनाया, ये कैल्शियम कार्बोनेट है यानी चूना पत्थर है, ये चूने में बदल गया और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी अलग हो गई। अब थर्ड में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड मिट्टी में उपस्थित अन्य ऑक्साइडों से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है SiO2 से रिएक्शन कर रहा है 1400 से 1500 डिग्री सी, तो 2CaO और SiO2 बन गया यानी डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऐसी 3 कैल्शियम चूना लिया इसने SiO2 के साथ, 1400 से लेके 1500 का ही रहा, तो 3CaO SiO2 हो गया यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट पढ़ेंगे इसको।
ऐसे यहाँ 3CaO और Al2O3 ले लेगा तो ये 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। 3CaO Al2O3 बन जाता है। इसको ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पढ़ते हैं। ऐसे 4 लेंगे तो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, लेकिन इसमें Fe2O3 और इसलिए फेराइट भी बोलते हैं इसको। तो कैल्शियम, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट पढ़ा जाएगा इसको, और इस तरह से समीकरण आपको लिखनी है। नंबर 4 है भट्टी से प्राप्त सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण छोटे छोटे कंकड़ों गोली के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्लिंकर कहते हैं। क्लिंकर को ठंडा करके उसमें 2 से 3% जिप्सम मिला करके खूब बारीक पीस लिया जाता है इस मिश्रण को, और मिक्स करके उसको गर्म करके ठंडा करते हैं, तो इस प्रकार हमें सीमेंट प्राप्त हो जाता है। तो वही दिया हुआ यहाँ सीमेंट बनाने का एक आरेख। चूना पत्थर मिला, चिकनी मिट्टी ले ली और उसको खूब उचित अनुपात में मिलाकर बारीक पीस लिया, घूर्णी भट्टी में डाला गया, गर्म किया गया, क्लिंकर प्राप्त हुआ, उसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया गया। मिलाने के बाद फिर बॉल मिल में इसको पीस करके बारीक कर लिया। इस प्रकार हमारा सीमेंट बन के तैयार हो जाता है। अगला है साबुन के मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। साबुन के मिसेल का निर्माण, साबुन को जल में विलय करने पर साबुन धातु यानी M+ आयन और RCOO- आयन के विभक्त हो जाता है। तो RCOO- आयन के 2 भाग होते हैं। एक लंबी हाइड्रोजन कार्बन की श्रृंखला होती है जिसको R से बनाते हैं, और जो कार्बोक्सिलेट होता है आयन होता है उसको पुच्छ बना देते हैं। इस प्रकार तेल के अणुओं में जुड़ जाता है, और दूसरी ओर COO- भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विलय होता है। तो ये इस तरह से आपको दिखाया गया है। हाइड्रोजन कार्बन R है और ये COO है, जो कि अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। जब कपड़े को साबुन के घोल के में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन, तेल या मैल जो भी है, के चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पुच्छ अंदर की ओर हो तथा COO- वाला सिरा बाहर की ओर हो, और कांटों की तरह निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल की संरचना तैयार करते हैं, और मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया इसलिए दे दिया मैंने। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देनी होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। देखो कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र है, और जल है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है CaOH और एसिलिन गैस देता है। नंबर 2, धावन सोडा की क्रिस्टलों को वायु में खुला छोड़ देने पर क्या होता है। तो यह है धावन सोडा आपका Na2CO3 10H2O। इसमें से 9 जल के अणु निकल जाते हैं और ये सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। नंबर 3 है सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, और नंबर 4 है शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। देखते हैं दोनों को क्या है। दोनों में पहले ये देखिए, सोडियम यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करते हैं सोडियम कार्बोनेट में बदलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, जल अलग हो जाता है। और बुझा हुआ चूना है ये CaOH है, और इसमें क्लोरीन गैस जैसे प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है और जल का अणु अलग हो जाता है। ये लेसन बच्चों यहीं समाप्त हो रहा है। इसके नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और बच्चों कम से कम इसको लाइक भी करेंगे। कम से कम मैं इतनी मेहनत करता हूं तो कम से कम 1 लाइक तो बनता ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।